गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक बायसिंग सर्किट डिस्कस किया था जिसका नाम था फिक्स्ड बायस सर्किट, राइट। तो उसका जो ड्रॉबैक था वो हमने देखा था कि फिक्स्ड बायस सर्किट किसी भी तरह का क्यू पॉइंट का स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो क्यू पॉइंट को स्टेबिलाईज करने के लिए बेसिकली बायसिंग सर्किट यूज की जाती है, लेकिन फिक्स बायस सर्किट किसी भी तरह का स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो जो फिक्स बायस सर्किट है वो ज्यादातर केसेस में हम लोग यूज में नहीं लेते। तो जो सर्किट यूज में आती है, ठीक है, उसमें से पहली सर्किट का नाम है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट से आप लोग क्यू पॉइंट का पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हो और क्यू पॉइंट का पोजीशन है उसको कैसे स्टेबलाइज करती है ये सर्किट, ठीक है, वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट जो है उसका किस तरह का फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है जिसका एमीटर है उसको हमने शॉर्ट किया है। कलेक्टर में एक आरसी रजिस्टर लिया है एंड बेस के अंदर हम लोगों ने एक रजिस्टर लगाया है बिटवीन बेस टू कलेक्टर, दैट इज आरबी। ठीक है, और ऊपर हमने यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही बैटरी कनेक्ट की है वीसीसी, और जिसकी मदद से हम लोग इनपुट एंड आउटपुट दोनों साइड बायसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीसीसी में से जो करंट निकलेगा वो हमारा टोटल करंट होगा। ठीक है, उसमें से कुछ करंट है वो कलेक्टर में जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि आईसी जितना करंट कलेक्टर में जाएगा, ठीक है, एंड आरबी में से बेस में कितना करंट जाएगा, आईबी जितना। तो आरसी रजिस्टर है उसमें से टोटल करंट आ रहा है जिसमें से आईसी जितना कलेक्टर में जा रहा है, आईबी जितना बेस में जा रहा है। तो आरसी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आईबी प्लस आईसी जितना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके इनपुट एंड आउटपुट स्टेज को डिस्कस करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्यू पॉइंट का पोजीशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्यू पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है मतलब आपको आईसी एंड वीसीई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आईसी आपका आउटपुट करंट है एंड वीसीई आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट साइड, उसके बाद आउटपुट साइड केवीएल अप्लाई करेंगे। तो ये सर्किट में आप लोग देखोगे तो अगर आप लोगों को इनपुट साइड केवीएल अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग करते हैं वीसीसी बैटरी से। तो वीसीसी में से आरसी में ड्रॉप होगा, आरसी में से आरबी में होगा, और आरबी में से बेस टू एमीटर में ड्रॉप होगा, और उसके बाद आपका ग्राउंड आ जाएगा। तो इनपुट साइड जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो तीन कंपोनेंट में आपका वीसीसी ड्रॉप होगा, आरसी, आरबी एंड बेस टू एमीटर जंक्शन एंड सीधा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर जब हम लोग आउटपुट साइड केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपका ड्रॉप सिर्फ दो ही कंपोनेंट में होगा। तो जो आपका वीसीसी है उसमें से कुछ अमाउंट का ड्रॉप आरसी में होगा, कुछ अमाउंट का ड्रॉप कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन में होगा, और वो उसके बाद वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट साइड तीन कंपोनेंट में वीसीसी ड्रॉप होता है, आउटपुट साइड दो कंपोनेंट में वीसीसी ड्रॉप होता है। अब बात करते हैं ड्रॉप की। तो अगर आरसी की बात करते हैं तो आरसी में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आईबी प्लस आईसी। तो आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी, उतना ड्रॉप आरसी में आपको एज्यूम करना है। एंड आरबी में कितना ड्रॉप एज्यूम करना है, तो आरबी में से आईबी जितना करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि वो बेस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कितना ड्रॉप होगा, आईबी इंटू आरबी। फिर बेस टू एमीटर जंक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, वीबीई जितना। कलेक्टर टू एमीटर में कितना ड्रॉप होता है, वीसीई जितना। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों स्टेज को डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा इनपुट स्टेज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वीसीसी दिया है, उसके बाद आरसी, आरसी के बाद आरबी में ड्रॉप होता है, आरबी के बाद वीबीई में ड्रॉप होता है। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, वीसीसी हमने अप्लाई किया है तो वीसीसी, ठीक है, वीसीसी इक्वल टू पहला ड्रॉप आरसी में होता है कितना, आई इंटू आर। तो आईबी प्लस आईसी करंट का कंपोनेंट है इंटू आरसी। उसके बाद आरबी में कितना ड्रॉप होगा, आईबी इंटू आरबी प्लस बेस टू एमीटर जंक्शन में कितना होगा, वीबीई। तो ये हमारा इक्वेशन है, और इसमें से आप लोग आईबी फाइंड करोगे तो आपको आईबी मिलेगा वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीबीई अपॉन आरबी प्लस आरसी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनपुट साइड केवीएल अप्लाई करके आईबी को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं कि आउटपुट साइड अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं तो आपको आईसी एंड वीसीई कैसे मिलता है। तो आउटपुट साइड सबसे पहले आपको वीसीसी सप्लाई है, वो आरसी में ड्रॉप होगा, और आरसी के बाद सीधा कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन में ड्रॉप होगा, और वहां से वो जीरो हो जाएगा। तो वीसीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वीसीसी इज इक्वल्स टू
आरसी का ड्रॉप कितना होगा, तो आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी प्लस कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन का ड्रॉप कितना होगा, वीसीई जितना, और इसमें से आप लोग वीसीई फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा वीसीसी माइनस आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी। ठीक है, तो ये आपको वीसीसी मिला, सॉरी वीसीई मिला, आउटपुट वोल्टेज। फिर आउटपुट करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, आईसी का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते थे, बीटा टाइम्स आईबी प्लस लीकेज करंट। तो आईसी का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा आईबी प्लस लीकेज करंट आईसीईओ। ठीक है, तो आपको आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज दोनों मिल गए, तो क्यू पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एट द क्यू पॉइंट आपको दो कंपोनेंट फाइंड करने होते हैं, आउटपुट करंट आईसी, आउटपुट वोल्टेज वीसीई। तो आउटपुट करंट आईसी क्यू आपको मिलेगा बीटा आईबी प्लस आईसीईओ, एंड आउटपुट वोल्टेज वीसीई क्यू क्या मिलेगा, वीसीसी माइनस आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी। ठीक है, तो ये आपका क्यू पॉइंट आपको मिल गया। तो क्यू पॉइंट में आपको आईसी एंड वीसीई फाइंड करने होते हैं, तो क्यू पॉइंट की पोजीशन आप लोग ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बायसिंग सर्किट का काम ही होता है कि क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना। मतलब आपने एक बार क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर में मान लो सेट कर दिया। अब क्यू पॉइंट की पोजीशन को 3 पैरामीटर अफेक्ट करते हैं, जो हमने कुछ 1 या 2 वीडियो के पहले देखा था। एक था टेम्परेचर, जिसके कारण अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लीकेज करंट इंक्रीज होता है, और लीकेज करंट इंक्रीज होता है तो आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है। तो क्या होगा कि क्यू पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्यू पॉइंट की पोजीशन दो कंपोनेंट से मिलती है, कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो अगर आईसी चेंज हो रहा है तो आपकी क्यू पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता था वो था आपका बीटा, कि अगर मान लो आप लोग कोई एक की जगह पे दूसरा मॉडल का ट्रांजिस्टर लेते हो तो उसका बीटा अलग होगा, तो आपका बीटा अलग है तो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी के हिसाब से आपका बीटा चेंज हो रहा है तो आपका कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, तो आपका वापस क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो स्टेबिलाइज करने का मतलब, अगर मान लो आपका लीकेज करंट भी इंक्रीज होता है फिर भी आपका जो कलेक्टर करंट है वो अपनी जगह पे स्टेबल होता है। वो कैसे होता है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये डायग्राम में सबसे पहले टी के ऊपर अपवर्ड एरो क्या है, तो अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज होना, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज होना। तो स्टार्ट करते हैं टी से। मान लो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लीकेज करंट इंक्रीज होता है, तो आईसीईओ इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आईसीईओ इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे आईसीबीओ एंड आईसीईओ दोनों लिखा है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिवर्स बायस में जो जंक्शन होता है उसका लीकेज करंट इंक्रीज होता है, तो आईसीबीओ इंक्रीज होता है और उसके कारण आईसीईओ इंक्रीज होता है। तो ये दोनों लीकेज करंट ही है, एक कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन का है, कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दोनों के दोनों जो लीकेज करंट है वो इंक्रीज होते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आईसीबीओ इंक्रीज हुआ, तो आईसीईओ इंक्रीज हुआ, मतलब कि आपका लीकेज करंट इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, आईसी का फॉर्मूला देखो क्या था, बीटा आईबी प्लस आईसीईओ था, जिसमें आईसीईओ लीकेज करंट है। तो अगर लीकेज करंट इंक्रीज होता है तो आपका आईसी भी इंक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका लीकेज करंट आईसीईओ इंक्रीज हो रहा है तो आपका आईसी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेबिलाईज हो जाएगी। कैसे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो आईसी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि वीसीई जो है वो रिड्यूस होगा। वो कैसे, तो यहाँ पे वीसीई का फॉर्मूला देख सकते हो आप। ठीक है, वीसीई के फॉर्मूले में दो कंपोनेंट है, वीसीसी माइनस दूसरा कंपोनेंट। तो यहाँ पे आईसी है वो सेकंड कंपोनेंट में है और उसके आगे माइनस लिखा है, मतलब जितना आईसी इंक्रीज होगा उतना ही आपका आउटपुट वोल्टेज वीसीई कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग वीसीसी में से ये आईसीआरसी वाला कंपोनेंट जो है आईसी प्लस आईबीआरसी उसको माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आईसी जितना इंक्रीज होगा उतना सेकंड टर्म बड़ा होता जाएगा, तो उतना ही वीसीसी में से उतना ही माइनस होता जाएगा, तो आपका वीसीई है ओवरऑल रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो आईसी इंक्रीज होगा तो वीसीई क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे आईसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वीसीई क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब वीसीई रिड्यूस होगा तो ऊपर देखोगे तो आईबी क्या होगा, रिड्यूस होगा। वो कैसे, तो उसके लिए इनपुट स्टेज में चलते हैं। ठीक है, इनपुट स्टेज में आईबी का फॉर्मूला आप देख सकते हो। अब यहां पे आप लोग देखोगे, ठीक है, तो वीसीई जो है, सॉरी आईसी जो है, ठीक है, माइनस में है। ठीक है,
तो यहाँ पे जितना आईसी इंक्रीज होगा उतना ही आपका आईबी है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका लिखा है कि आईबी जो है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। क्लियर? तो आईबी रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वापस हम लोग ये इक्वेशन में चलते हैं, आईसी का इक्वेशन, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस लीकेज करंट। तो अगर आईबी रिड्यूस होता है तो उसके कारण आपका फर्स्ट टर्म रिड्यूस होगा, ठीक है, दोनों टर्म एडिशन में है तो आपका आईसी भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वापस आपका आईसी है वो रिड्यूस हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले क्या हुआ था, टेम्परेचर के कारण आपका लीकेज करंट इंक्रीज हुआ और लीकेज करंट के कारण आपका आईसी इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप आईसी में देख सकते हो कि इंक्रीमेंट आया, ठीक है। अब आईसी इंक्रीज हुआ तो उसके कारण हम लोगों ने आगे इक्वेशन देखे, उस हिसाब से आपका वीसीई जो आउटपुट वोल्टेज था वो रिड्यूस हुआ, और वीसीई रिड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसके कारण आपका बेस करंट रिड्यूस हुआ, और बेस करंट रिड्यूस हुआ तो उसके कारण आपका आईसी है वो रिड्यूस हुआ। तो पहले आईसी बढ़ा था, अब ये सेकंड वाली साइकिल के कारण आईसी घट गया, कम हो गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके न्यूट्रल इफेक्ट क्रिएट कर देंगे। यानी कि टेम्परेचर के कारण जितना भी आपका आईसी इंक्रीज हुआ होगा वो वापस ये सेकंड साइकिल फिर के वापस उतना ही रिड्यूस हो जाएगा, और अपना जो क्यूब पॉइंट है उसकी पोजीशन जो पहले थी वहीं पे ही रहेगी। तो ये जो साइकिल है उसको बोला जाता है स्टेबिलाईजेशन ऑफ अ क्यूब पॉइंट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और मान लो टेम्परेचर की जगह पे हम लोग बीटा को इंक्रीज करते हैं तो भी ये साइकिल फॉलो होगी। कैसे? मान लो आप लोग एक ट्रांजिस्टर की जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर लेते हो जिसका बीटा ज्यादा है, तो बीटा इंक्रीज होगा तो आईसी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली साइकिल थी उसमें यहाँ पे टेम्परेचर और दो लीकेज करंट दी है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अगर बीटा इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली आईसी इंक्रीज होगा, और आईसी इंक्रीज होता है तो वापस ये राइट हैंड साइड वाली साइकिल फॉलो होगी और वापस से आईसी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कोई भी पैरामीटर में चेंज होता है, चाहे वो बीटा हो, टेम्परेचर हो, मॉडल को चेंज करते हो, तो उसके कारण आईसी इंक्रीज होता है, और जब आईसी इंक्रीज होता है तो वापस ये राइट हैंड साइड वाली साइकिल फॉलो होके वो वापस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्यू पॉइंट जो पहले था वहीं पे ही स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कलेक्टर बेस बायसिंग सर्किट के अंदर आपका जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबिलाईज होता है, ठीक है। अब ये सर्किट है वो भी उतनी ज्यादा वाइडली यूज सर्किट नहीं है। उसका एक रीजन है कि यहाँ पे हमने जो बेस रजिस्टर है वो कलेक्टर टू बेस के बीच में नेगेटिव फीडबैक में लगाया है, और उसके कारण क्या होता है, जो पूरी की पूरी सर्किट है उसका करंट गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट स्टेबिलाईज तो हो जाता है, लेकिन जो एम्पलीफायर है हमारा जो हमने ट्रांजिस्टर से बनाया है उसकी करंट गेन रिड्यूस हो जाती है। तो करंट गेन रिड्यूस हो जाती है, ये हमारा ड्रॉबैक है। तो वो कैसे सोल्व होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट बायसिंग सर्किट यूज होती है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सबसिक्वेंट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि एक्सप्लेन कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट, जिसके अंदर आप लोगों को कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट स्टेज का डेरिवेशन, आउटपुट स्टेज का डेरिवेशन, एंड जो स्टेबिलाईजेशन है क्यू पॉइंट का वो कैसे प्रोवाइड होता है वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है।